एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, कई बार क्वेश्चन डेफिनेशन से भी आ जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है दोस्तों ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं में चेंज होता है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज होता है, केमिकल फैक्टर्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे लेंथ बदल सकती है, टेम्परेचर बदल सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकती है, उसकी फेज अवस्था चेंज हो सकती है, विड्थ चौड़ाई चेंज हो सकती है, वॉल्यूम आयतन चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अनचेंज रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं रहेंगी, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। तो फिजिकल चेंज की हम परिभाषा क्या लिखते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांसेज, केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, उसकी लेंथ बदल सकती है, उसकी विड्थ चौड़ाई बदल सकती है, उसकी डेंसिटी घनत्व बदल सकता है, उसका वॉल्यूम आयतन बदल सकता है, उसकी फेज अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसका टेम्परेचर बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, इन सब के अंदर तो परिवर्तन हो जाता है। लेकिन याद रखना रासायनिक गुण क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। रासायनिक गुण क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अनचेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। अगला एक पॉइंट, फिजिकल चेंज अस्थायी होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं, अस्थायी, अनस्टेबल होते हैं। जैसे बर्फ को जमा दो, बर्फ को पिघला दोगे पानी बन जाएगा, पानी को जमा दोगे बर्फ बन जाएगी, पानी को गर्म करोगे भाप बन के उड़ जाएगा, बारिश के रूप में वापस प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं, याद रखना, ये फिजिकल चेंज होती हैं, यानी रिवर्सिबल होती हैं। कैसी होती हैं, ये रिवर्सिबल होती हैं। पानी से बर्फ बना सकते हो, बर्फ से पानी बना सकते हो, तो इनको रिवर्सिबल बोलते हैं। तो फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल एंड टेम्पोरेरी। तो अस्थायी तथा उत्क्रमणीय होते हैं, टेम्पोरेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल होते हैं। अस्थायी तथा कैसे होंगे, याद रखना, उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, यहां से भी क्वेश्चन अब पूछा जाता है। एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है पानी का जमना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना, और पानी के जमने को बोलते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं हिमन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं या हिमन बोलते हैं, एक ही बात है। अगला एग्जाम्पल, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी इसी के अंदर आएगा। इवोपरेशन ऑफ वाटर, जल का बाष्पीकरण, जल का भाप बनकर उड़ना, ये भी इसके अंदर आता है। इवोपरेशन ऑफ वाटर, ये भी इसके अंदर आता है।
अगला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कई बार अपन सॉलिड को गर्म करते हैं और सीधा वो गैस के अंदर बदल जाता है, उसको अपन कहते हैं सब्लिमेशन। और जो स्टीम गई, हमने पानी को गर्म किया, भाप बनकर ऊपर उड़ा और कंडेंसेशन के द्वारा वापस से भाप बारिश के रूप में हमें प्राप्त हुई, उसको बोलते हैं संघनन क्रिया, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इनटू वाटर, यानी बारिश भाप का जल में संघनन, जिसको हम कह सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इनटू वाटर, भाप का जल में संघनन होना। इसके अलावा अपन बात करें सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्रिया, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को गर्म करो और सॉलिड से सीधा गैस बनना, लिक्विड प्राप्त नहीं हो, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टू ए लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सॉलिड से गैस का बनना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। जैसे कपूर को आप जलाते हो तो सीधा गैस बन जाती है, कपूर है, नौसादर वगैरह है, अमोनियम क्लोराइड है, और इसके अलावा बेंजोइक एसिड है, ठोस CO2 है, इन सब के अंदर सब्लिमेशन का गुण होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल आते हैं कपूर, एक आता है बेटा नौसादर, नौसादर को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें ड्राई आइस आती है, ठोस CO2 कहते हैं इसको। इसके अलावा अपन बात करें बेंजोइक एसिड, ये सब ऐसे हैं जो कि सब्लिमेट्स होते हैं, ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं ये, ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। अगला अपन बात करें मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, सोना चांदी लोहा का पिघलना, सोना चांदी लोहा तांबा, कोई भी मेटल हो सकती है, उनका पिघलना किसमें आएगा, पिघलना हमेशा भौतिक परिवर्तन में आता है। मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड कॉपर, इन सब धातुओं का पिघलना याद रखना किस में आएगा, फिजिकल चेंज के अंदर आता है। अगर हम बात करें पानी का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना, चीनी का जल में घुलना, ये भी याद रखना फिजिकल चेंज के अंदर आता है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, तो नमक तथा चीनी का जल में घुलना, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज के अंदर आता है। दूसरा अपन बात करें लोहे का चुंबक में बदलना, टर्निंग ऑफ आयरन इनटू मैग्नेट, लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना, ये भी कैसा परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। टर्निंग ऑफ आयरन इनटू मैग्नेट, हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, टर्निंग ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, टर्निंग ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट। तो हीरे का ग्रेफाइट में बदलना ये भी कैसा परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। अगर हम बात करें कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आपने प्रेस किया, स्प्रिंग को दबा दिया, तो चेंज इन द शेप ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव होना, ये भी इसी के अंदर आता है। तो स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, चेंज इन शेप ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की आकृति में बदलाव लाना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अगला अपन बात करें जैसे कैंडल, मोमबत्ती का पिघलना, ग्लास का पिघलना,
कांच तथा मोमबत्ती का पिघलना, कांच तथा मोमबत्ती का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ ग्लास एंड कैंडल्स। मोमबत्ती के पिघलने में तो फिजिकल चेंज होगा और मोमबत्ती के जलने में फिजिकल भी होगा और केमिकल भी होगा। मोमबत्ती के जलने में दोनों ही चेंजेज होते हैं, दोनों ही परिवर्तन होते हैं। आगे अपन बात करें, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल को आप पीसते हैं तो उससे फॉइल बन जाती है, तो एल्यूमिनियम से फॉइल पेपर का बनना, ये भी क्या है याद रखना, एक फिजिकल चेंज है। एल्यूमिनियम से फॉइल पेपर बनाना, एल्यूमिनियम से फॉइल पेपर्स बनाना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। अगला अपन एग्जांपल बात करें, चौक को पीसना, ग्राइंडिंग ऑफ चौक, चौक को पीसना, ये भी कैसा परिवर्तन है, फिजिकल परिवर्तन है। ग्राइंड द चौक, चौक को पीसना। इसकी अपन बात करें, जैसे केले को छिलना, केला छिलना, पीलिंग ऑफ बनाना, ये भी कैसा परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। तो ये सारे परिवर्तन कैसे हैं रखना, फिजिकल चेंज है। दूसरा अपन बात करें, एक अच्छा प्रश्न है, अच्छा एग्जांपल है जो जनरली पूछा जाता है, प्लेटिनम के तार को गर्म करने पर चमकना। प्लेटिनम वायर ग्लोज व्हेन हीटेड, जब प्लेटिनम वायर को गर्म करते हैं तो चमकता है, इसका कारण भी क्या है, फिजिकल चेंज है। तो प्लेटिनम वायर का चमकना, प्लेटिनम तार को गर्म करने पर चमकना, कौन सा परिवर्तन है बताओ, फिजिकल चेंज है, याद रखना। प्लेटिनम वायर ग्लोज व्हेन दिस हीटेड, प्लेटिनम वायर का चमकना, ये भी कैसा परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। ग्लास का टुकड़ा होना, कांच का टूटना, पत्थर का टूटना, ये याद रखना, कांच, गिलास, पत्थर का टूटना। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच अपन ये कहते हैं, ग्लास है, स्टोन्स वगैरह है छोटे छोटे पीसेज के अंदर, तो ब्रेकिंग गिलास या कोई भी स्टोन इनटू स्मॉल पीसेज। अगला एग्जाम्पल अपन बात करें, जैसे कोई भी लकड़ी को काटना, पेड़ को काटना, ये भी खूब पूछा जाता है एग्जाम्पल, लकड़ी को काटना, कटिंग द वुड, कटिंग डाउन वुड या ट्री को काटना, पेड़ को काटना। सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। दूसरा पर बात करें, एक फिजिक्स में एक एग्जांपल आता है, जब लाइट जो होती है, प्रकाश, उसको किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर्स के अंदर वो डिस्पर्स हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिस घटना को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का बंड विक्षेपण। तो प्रकाश का 7 रंगों में विभक्तीकरण होना, ये भी कौन सा परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, याद रखना। तो प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्तीकरण, ये भी याद रखना, फिजिकल चेंज है। व्हाइट
light splits into 7 colors when it passes by prism. When it passes through a prism, तो प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्तीकरण, ये भी कैसा चेंज है याद रखना, फिजिकल चेंज है। आयरन को पीसना, बालू को पीसना, आयरन तथा बालू को पीसना या बालू का चूर्ण बनाना, तो पाउडर ऑफ आयरन। एंड सैंड, मिट्टी, मिट्टी में पानी डाल करके उसको भिगोना, तो वो भी कौन सा परिवर्तन है, फिजिकल चेंज के अंदर ही आता है। तो ये सारे चेंज किस में आते हैं दोस्तों, ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं ये, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। जैसे सीधा आ जाए, मेल्टिंग कौन सा एग्जाम्पल है, फिजिकल। वेपोराइजेशन कौन सा है, फिजिकल। कंडेंसेशन कौन सा है, फिजिकल। डिपोजिशन कौन सा है, फिजिकल। सब्लिमेशन कौन सा है, फिजिकल है। तो ये सब क्या है दोस्तों, फिजिकल चेंज के अंदर ही आते हैं। किसमें आते हैं, ये फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड से लिक्विड का बनना क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है। ये क्या है, मेल्टिंग है। लिक्विड से गैस का बनना ये क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। वेपोराइजेशन कहलाता है, यानी पानी का भाप बनकर उड़ना। गैस से यदि हमें लिक्विड प्राप्त होता है तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और यदि लिक्विड से हमें सॉलिड प्राप्त होता है तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं या हिमन बोलते हैं। संगलन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में गलन, इसको बोलते हैं संगलन। ये दोनों अलग अलग है, याद रखना, हिंदी में भी याद रखना। इसको बोलते हैं बाष्पन, इसको बोलते हैं बेटा संगनन। और ठोस से सीधा गैस में बदल जाए तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। तो आई क्या बात समझ में, ये सारे परिवर्तन कैसे हैं, याद रखना, फिजिकल चेंज हैं। कैसे हैं ये, फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी ओरिजिनल सबस्टांसेज से एक न्यू सबस्टांसेज का फॉर्मेशन होता है। और ओरिजिनल सबस्टांसेज और न्यू सबस्टांसेज, मूल पदार्थ और नए पदार्थ का जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल ही अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध हो गया ओरिजिनल सबस्टांस, सबस्टांसेज क्या हो गया, दही। दूध और दही का केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है। लोहे पर जंग का लगना, मेहंदी का रचना, दूध का फटना, फलों का पकना, फलों का सड़ना, आटे से रोटी का बनना, ये सारे कैसे परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, सॉरी केमिकल चेंज है। यानी इसमें केमिकल चेंज के अंदर मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये इर्रिवर्सिबल होते हैं। और इरिवर्सिबल जो होंगे वो स्टेबल होंगे। कैसे होंगे, स्टेबल होंगे, यानी स्थायी हैं। एक बार कोई चेंज हो गया तो वापस से दोबारा वो चेंज नहीं हो सकता है। तो याद रखना, इसमें परिभाषा अपन लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, प्रश्न आया था रासायनिक परिवर्तन में होता है, ऑप्शन था मूल पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण। एक बार दूसरा एग्जाम पूछा था, शायद एलडीसी में आया वो क्वेश्चन है। ये मूल पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है, मूल पदार्थ से नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी ओरिजिनल सबस्टांसेज से न्यू सबस्टांसेज का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टांस। मूल पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण हो गया, लेकिन
इसका जो केमिकल कंपोजिशन है और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है दोनों का, इनका बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन बिल्कुल अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। रासायनिक संगठन क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, याद रखना। और ये परिवर्तन स्थायी होते हैं तथा अनुत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय होते हैं, स्टेबल तथा इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक बार होने के बाद दोबारा परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना। तो ये उसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहले लोहे पर जंग का लगना, कई बार प्रश्न आ चुका है, रस्ट ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना, रस्ट ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना, ये एक केमिकल चेंज है, याद रखना। यानी इसमें Fe से क्या बनता है, ये पूरा रिएक्शन भी आगे मैं बताऊंगा, फेरस से फेरिक ऑक्साइड बनता है, जंग लग जाती है, और जंग लगने पर याद रखना दोस्तों, भार बढ़ता है। एक क्वेश्चन आता है कि जंग लगने पर भार में क्या परिवर्तन होता है, तो वेट इंक्रीज होता है। क्या होता है, वेट इंक्रीज होता है, जंग लगने पर भार बढ़ता है। दूसरा अपन बात करें, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है, याद रखना, केमिकल चेंज है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही का बनना भी परिवर्तन है। इसके अलावा अपन बात करें, खाना पकाना या सब्जियों को पकाना, सब्जियों को पकाना, भोजन पकाना, कुकिंग वेजिटेबल्स एंड फूड, सब्जियों को पकाना, भोजन को पकाना, ये भी कौन सा परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, रखना। इसके अलावा पर बात करें रेस्पिरेशन, अगला एग्जांपल आता है श्वसन, रेस्पिरेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे साहब श्वसन में तो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। भाई ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना कहलाता है ब्रीथिंग क्रिया, उसको बोलते हैं हम संवातन क्रिया, जबकि ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन को तोड़ने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भोजन का टूटना ही क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखना, रेस्पिरेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। अगला अपन बात करें, इसे याद रखना, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है प्लांट्स के अंदर, CO2 जल का यूज करके पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो इसमें भी कौन सा परिवर्तन आएगा, इसमें भी केमिकल चेंज आएगा, याद रखना। तो फोटोसिंथेसिस बाई प्लांट्स, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बाई प्लांट्स, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये भी कैसा परिवर्तन है, केमिकल चेंज होता है। फलों का पकना, फलों का पकना, फलों का सड़ना, फलों का पकना तथा फलों का सड़ना, ये भी किस में आता है, ये केमिकल चेंज के अंदर आता है। फ्रूट रिपेनिंग, फ्रूट रिपेनिंग, फलों का पकना, फलों का सड़ना, केमिकल चेंज है। अगला पर बात करें, जैसे एग्जांपल आता है मोमबत्ती को जलाना, तो मोमबत्ती को जलाने में वैसे दोनों ही परिवर्तन होते हैं, याद रखना। ये मैं नीचे नोट लगा के लिख दूंगा, मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल्स। इसके अलावा अपन बात करें, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इन सब का दहन होना, तो पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, कोल का दहन होना, दहन बोले तो
कंबस्टन, दहन होना, ये भी कैसा परिवर्तन है, केमिकल चेंज में आता है। लकड़ी का जलना, लकड़ी का दहन होना, एक ही बात है, कंबस्टन ऑफ वुड, लकड़ी का दहन होना। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना, बर्निंग जिसमें भी आएगा वो सब इसमें आएगा। कागज का जलना, पेपर का जलना, इसके अलावा अपन बात करें मिल्क कर्डलिंग, दूध का फटना, दूध का फटना, मिल्क कर्डलिंग, दूध का फटना, ये भी केमिकल चेंज है। पटाखों का विस्फोट होना, पटाखों का जलना, ये पटाखों का विस्फोट होना, पटाखे विस्फोट होते हैं, तो पटाखों का विस्फोट होना कौन सा परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, याद रखना। एक्सप्लोशन ऑफ फायर क्रैकर्स, किण्वन क्रिया, फर्मेंटेशन, एल्कोहल वगैरह बनती है, चाहे एल्कोहल बने, बियर बने, ब्रेड बने, फर्मेंटेशन किस में आएगा, याद रखना, केमिकल चेंज के अंदर आएगा। पत्तियों से खाद का बनना, कोई भी बायोलॉजिकल वेस्ट है, जैविक अपशिष्ट है, उससे खाद का बनना, पत्ती जैविक पदार्थों से खाद का बनना, पत्ती जैविक पदार्थों से खाद का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से खाद का बनना, ये भी कैसा परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। ध्वनि का उत्पन्न होना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का उत्पन्न होना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, पटाखे विस्फोट होते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी किस में आता है, केमिकल चेंजेस के अंदर आता है। इसके अलावा अपन बात करें जैसे कोई भी चूना पत्थर है उसको गर्म करना, लाइम वाटर बनाना, चूना पत्थर को गर्म करके चूने का पानी बनाना, चूना पत्थर गर्म करने पर चूने का पानी बनाना। रिएक्शन तो चाहे कोई भी हो सभी केमिकल चेंजेस के अंदर ही आते हैं। मेकिंग लाइम बाय हीटिंग लाइमस्टोन, तो चूना पत्थर को गर्म करने पर चूने का पानी बनाना। जैसे अपन पानी होता है उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, सोडा डाल देते हैं, वो भी केमिकल रिएक्शन होती है, बुलबुले उठते हैं। एक प्रश्न इंपोर्टेंट, मैग्नीशियम बायर का जलना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैग्नीशियम बायर का जलना, मैग्नीशियम तार का जलना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम बायर, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसके ऊपर बात करें जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा को यदि आप किसी भी लाइम वाटर में डाल दो, पानी के अंदर डाल सकते हैं अपन, तो इसमें क्या होता है, बबल्स निकलते हैं, CO2 गैस बनती है इसमें, प्लस इसमें बबल्स निकलते हैं, बुलबुले वगैरह बनते हैं, ये भी कौन सा है, केमिकल चेंज है। भोजन का सड़ना, भोजन का सड़ना, ये भी किसमें आता है, केमिकल चेंज में आता है। रोटिंग ऑफ फूड आइटम्स, रोटिंग ऑफ फूड आइटम्स, भोजन का सड़ना, ये भी इसमें आता है।
इसके अलावा एक अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी का बेहतरीन क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड तो कई बार पूछ चुका है उसको, कि सेब को काटने पर भूरे रंग की परत का बनना। जब सेब को काटे अपन तो याद रखना भूरे रंग की परत बन जाती है, एक ब्राउन क्रस्ट आ जाती है, उसमें ब्राउन लेयर आ जाती है। उसका एग्जाम्पल क्या है, वो भी किसका उदाहरण होगा, केमिकल चेंजेस का होगा। सेब को काटने पर भूरे रंग की परत का बनना, ब्राउन लेयर, भूरे रंग की परत का बनना, सेब को काटने पर भूरे रंग की परत का बनना। एसिड और बेस की जब क्रिया कराई जाती है तो सॉल्ट बनता है। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर लवण का निर्माण होना, इसको वैसे ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की क्रिया करने पर लवण का बनना, ये भी कौन सा एग्जाम्पल है, याद रखना केमिकल चेंजेस के अंदर ही आता है। सिरका होता है, बेकिंग सोडा होता है, विनेगर बेकिंग सोडा से CO2 गैस बनती है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा CO2 गैस बनती है। ये भी कौन सा है, केमिकल चेंजेस है। मेहंदी का रचना, मेहंदी का रचना दोस्तों एक यौगिक के कारण होता है जिसका नाम है लासोन। एक लासोन कंपाउंड होता है, इस लासोन कंपाउंड के कारण मेहंदी रंग देती है। जब ये धूप से क्रिया करता है सनलाइट से तो ये रेड कलर का यौगिक बनाता है जिसको लासोन बोलते हैं। तो मेहंदी का रचना ये भी कैसा परिवर्तन है, याद रखना फिजिकल चेंजेस के अंदर ही आता है। तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि हमने किया है ये, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी रहती है। एक नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, मोमबत्ती के जलने में फिजिकल केमिकल चेंज दोनों होते हैं। मोमबत्ती के जलने में भौतिक तथा रासायनिक, फिजिकल प्लस केमिकल परिवर्तन दोनों होते हैं। मोमबत्ती के जलने में फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो यहाँ से आएगा या फिर कई बार रिएक्शन से प्रश्न आ जाता है, कहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इसमें बात करते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को अपन एक तरह सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, जैसे इस तरह लिखा मिलता है A + B = C। ये क्या है, एक रिएक्शन है। इसमें जो भाग लेते हैं तीर का निशान के इधर जो लिखे रहते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इनको, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। इनको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अभिकारक बोलते हैं। और जो इधर जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, या इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है, जितने एटम मॉलिक्यूल भाग लेते हैं उतने ही उधर प्रोडक्ट में बनते हैं। हम पढ़ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अभिक्रिया में
परमाणु का विनाश नहीं होता है या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। और मेथड जो होता है ना, इसको बैलेंस करने का, रिएक्शन को बैलेंस करने के बारे में बताया था, हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अभिक्रिया को, एक एनसीईआरटी की लाइन है, अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि, अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि कौन सी है? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। मेथड ऑफ बैलेंसिंग द रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जाना जाता है। कई बार अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से लिखी मिलती है, A + B, और ये निशान दोनों तरफ चलता है, फिर बनता है C। ऐसी अभिक्रिया को, इस आगे का मतलब होता है आगे भी चल रही है, इसको बोलते हैं फॉरमोस्ट या अग्र, और एक बैक साइड में भी चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में भी चलती है, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रतीप। और जब कोई अभिक्रिया अग्र और प्रतीप दोनों ही उसमें चलती है तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, या इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये बेसिक चीज थी जो कि आपको पता होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसमें रिएक्शंस के बारे में। तो अगला जो हमारा आता है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, क्वेश्चन आएगा निम्न में से उपरोक्त अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है, या पर पूछ लेगा निम्न में से एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कुछ भी प्रश्न आ सकता है, अभिक्रिया देकर के पूछ सकता है आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका एक फॉर्मेट आपको याद रखना है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में ऐसा दिखे A + B = C, ये फॉर्मेट में यदि आपको कोई रिएक्शन मिल रही है तो वो याद रखना संयोजन अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो अभिकारक मिलकर के एक तीसरे नए उत्पाद का निर्माण करें तो उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इट कंटेन्स 2 and more रिएक्टेंट देन फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी 2 या 2 से अधिक जब उत्पाद प्रोडक्ट मिलकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाएं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या काम करते हैं? इसमें नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इट कंटेन्स 2 and more reactants than formation of न्यू प्रोडक्ट। आई क्या बात समझ में? 2 या 2 से A + B + C = D, यानी A और B मिलकर के कोई नया उत्पाद बनाएं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल है। पहला ही एग्जाम्पल है सिंपल सा कि जब कार्बन की अभिक्रिया
कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं या कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्राप्त होती है? याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। प्रश्न ऐसे दिया हुआ मिलेगा, पूछेगा उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां पर हमने कार्बन एंड ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई है। अब देखो ये प्रश्न और कैसे बन सकता है। ये प्रश्न दोस्तों पूछेगा, अभिक्रिया दे देगा, उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। पहला ऑप्शन देगा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा देगा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा देगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चौथा देगा अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर पूछेगा कूट दे करके, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला चौथा सही है। तो याद रखना ये अभिक्रिया संयोजन तो है ही, और आगे ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण में भी आती है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन का योग होना, और यहां पर कार्बन किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से, तभी तो क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब एक ऐसी अभिक्रिया हुई, ये ऑक्सीडेशन भी है और ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अगला एग्जाम्पल सेम बिल्कुल ऐसा ही है। अगला एग्जाम्पल क्या है? 2Mg + O2 संयोजन का भी उदाहरण है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण भी होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। अगला हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? जल से। ये दोस्तों पहले जब दिवाली पर हम पुताई करते थे तो एक कैल्शियम ऑक्साइड लेकर के आते थे, एक चूने का कट्टा लेकर आते थे, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको कहते हैं दोस्तों अनस्लैक्ड लाइम बोलते हैं इसको, अनस्लैक्ड लाइम, बिना बुझा चूना कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बिना बुझा चूने के नाम से जाना जाता है। इसको लाते ही हम किस में मिलाते थे? जल के अंदर मिलाते थे। जल में मिलाते ही आपने देखा होगा वो बर्तन एकदम गर्म हो जाता था, उसमें से हीट निकलती है और जो सॉल्यूशन बनता है जिसकी अपन पुताई करते हैं वो इससे क्रिया करके बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है दोस्तों? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? बुझा हुआ चूना बोलते हैं। पानी में मिलाने के बाद ये बुझा चूना कहलाता है, स्लैग्ड लाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसका यूज हम सफेदी के रूप में करते हैं। साथ में यहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलती है, इसीलिए इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है ये कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका यूज तो कहाँ करते हैं? सफेदी के रूप में किया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा? सफेदी के रूप में करते हैं। और ये कैसी रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अब क्या होगा? अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कर देते हैं पुताई। क्या कर देते हैं? पुताई। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम कर देंगे पुताई। क्या करेंगे? पुताई। फिर ये वायुमंडल में उपस्थित किससे क्रिया करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे क्रिया करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। और दीवारों पर थोड़ी देर बाद आ जाती है चमक, और वो चमक किसके कारण आती है? तब यहां पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। साथ में जल निकलता है, जल इवोपरेट हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवारों पर क्या आती है दोस्तों? चमक आती है। अरे एनसीईआरटी का उदाहरण है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे ही आपकी किस्मत होगी तो एग्जिट मिलेगा, इनमें से कोई सा भी मिल जाए, याद रखना। तो बॉल में जो साइन आती है, साइनिंग एट बॉल्स, दीवारों पर जो चमक आती है वो किसकी वजह से आती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही आती है। तो ये भी एग्जाम्पल याद रखना संयोजन अभिक्रिया का है। किसका है बताओ? संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल 2H2 + O2 = 2H2O।
2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। क्या बना ये? वाटर बना। भैया संयोजन अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। अगला एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये भी एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? अगला एग्जाम्पल है 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू C6। पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों का यूज करके पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश, और यहाँ पर एक पिगमेंट आता है क्लोरोफिल। कौन सा आता है? क्लोरोफिल पिगमेंट आता है। इसकी उपस्थिति में पेड़ पौधों में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। साथ में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में काम में आती है। साथ में क्या बनते हैं? जल के अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? जल के अणु बनते हैं, याद रखना। ये फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म है, और याद रखना ये संयोजन का भी उदाहरण है और ये रिडॉक्स का भी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये रिडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो CO2 प्लस जल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन बनी। ये श्वसन क्रिया में काम में आ जाती है। हमारे संपूर्ण जितनी भी जीवित जीव हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, श्वसन क्रिया में हमेशा कौन सी गैस का यूज करेंगे? ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं, याद रखना। तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला हम बात करते हैं NH3। NH3 क्या है? अमोनिया है। NH3 क्या है? अमोनिया है। अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोराइड से कराई जाती है, तो ये बन जाता है दोस्तों NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड या नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं या नौसादर बोलते हैं। ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। तो जब अमोनिया की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई जाती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। A प्लस बी मिलकर C बना रहे हैं। आप देखो यहाँ पर A प्लस बी मिलकर C बन रहा है, तो ये अभिक्रिया कैसी होगी बताओ? संयोजन अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। और संयोजन अभिक्रिया देखो, एक तो होती है चीजों को जोड़ना, एक होता है चीजों को तोड़ना। तोड़ने के लिए तो ऊष्मा दी जाती है। आपको किसी को तोड़ना है तो आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो जोड़ना है तो वहां से एनर्जी निकलेगी। तो जोड़ने में एनर्जी निकलती है, इसलिए ये नॉर्मली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर इज ए एक्सक्रीशन ऑफ हीट। ऐसी संयोजन क्रिया जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये अपन अलग से एग्जांपल लिख लेंगे, अभी हमने केवल यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ही लिखा है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके लास्ट एग्जाम आपके 2025 में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल में आपको अलग से लिखवा दूंगा। 3-4 एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के, वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसी संयोजन अभिक्रिया जिनमें हीट का उत्सर्जन होता है उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? हमारे संयोजन अभिक्रिया के हो गए। किसके हो गए दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया के हो चुके हैं। वैसे लिख लेते हैं क्योंकि डिसोसिएशन वाली होती है वो ऊष्माशोषी होती हैं, और संयोजन वाली जो होती है मोस्टली वो ऊष्माक्षेपी होती हैं। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं नोट लगा करके, ऐसी अभिक्रिया या ऐसी संयोजन अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उनको क्या कहते हैं? उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी संयोजन अभिक्रिया देयर इज एन एक्सक्रीशन
of heat. This is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक तो हमने लिख लिया था, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है यहां से एग्जाम में। पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन में, चलो इनको भी नंबर दे देता हूं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल, छठा एग्जाम्पल, सातवां एग्जाम्पल। उसके बाद में फिर से पहला एग्जाम्पल प्राकृतिक गैस का दहन, कंबस्टन ऑफ नेचुरल गैस। आया वो क्वेश्चन है 2025 के अंदर, आया वो क्वेश्चन है, याद रखना। और भी आके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। प्राकृतिक गैस का दहन क्या है? ये प्राकृतिक गैस क्या होती है दोस्तों? मीथेन। प्राकृतिक गैस क्या होती है? मीथेन। पढ़ चुके हैं हम। मीथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं, किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाता है? दहन होगा। दहन होने पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, साथ में जल के अणु भी बनेंगे, लेकिन साथ में हीट का उत्सर्जन भी होगा। और जब हीट उत्सर्जित होगी तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। दूसरा रिएक्शन, दूसरा याद रखना श्वसन अभिक्रिया। सीधा आएगा श्वसन अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो श्वसन अभिक्रिया याद रखना, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन चलता है वो किसका उदाहरण है? याद रखना किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल आ जाएगा अपना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किसमें आ जाएगा? ऊष्माक्षेपी का। कैसे? श्वसन में क्या होता है दोस्तों? हम जो भी कुछ खाते हैं सबसे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज की क्रिया कराई जाती है दोस्तों ऑक्सीजन से। किससे कराई जाती है? ऑक्सीजन से कराई जाती है। जब ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में जल के अणु बनते हैं और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी भी बनती है। इसीलिए कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हीट निकलती है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये श्वसन अभिक्रिया भी इसी का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल आता है, कोई भी जैसे साग सब्जी है, फलों के छिलके हैं, पत्तियां हैं, घास है, तूड़ा वगैरह है, जब इनका डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, तो खाद बन जाती है। उस खाद का बनना भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन तो है ही, और इसमें ऊष्मा भी मिलती है। कई बार आता है ना अखबारों में, कचरे से बनाई जाएगी ऊर्जा। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है इससे एनर्जी बन रही है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो याद रखना, साग सब्जी, फल, पत्ती आदि के अपघटन से ऊर्जा का निर्माण होना क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, अपघटन से ऊर्जा का निर्माण होना या खाद का निर्माण होना। फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट बाई डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, या हम कह सकते हैं बायो वेस्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन इस बार आपके पूछा गया है, फिर से आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया भी हो गई और साथ में हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो गई। संयोजन भी हो गई, ऊष्माक्षेपी अलग हमने हेडिंग अलग से डाला था, लेकिन हमने साथ में ही कर लिया है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ही ये पार्ट है। तो पूछा जाएगा कि उपरोक्त अभिक्रिया है तो संयोजन भी है ये और ऊष्माक्षेपी भी है। तो कई अभिक्रिया इसमें ऊष्माक्षेपी भी हो गई, संयोजन भी हो गई और ऑक्सीकरण भी हो गई। ध्यान से आंसर करना, याद रखना। इतना समझाने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ये अभिक्रिया आपके सामने संयोजन भी है, ऊष्माक्षेपी भी है और ऑक्सीकरण भी है।
तीनों में आ जाएगा तो ए बी सी इस तरीके का प्रश्न भी बन के आ सकता है। और ऐसा प्रश्न जब आता है तो आपको पता है गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन मैं संभावना को एकदम नगण्य कर रहा हूं दोस्तों। अगला अपन बात करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया हो गई हमारी। तीसरे नंबर पर आती है अपघटन अभिक्रिया। थर्ड नंबर पर आती है अपघटन अभिक्रिया या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन या डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। यहां से भी एक सेप्ट में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का पहले तो आपको सिंपल सा ये याद रखना, उसमें तो हमने लिखा था a प्लस बी इक्वल टू सी। इसमें a टूटेगा किसके अंदर, b प्लस सी में। a टूटेगा b प्लस सी में, ये फॉर्मेट याद रखना। a टूटेगा दोस्तों b प्लस सी में, a किसमें टूटेगा, b प्लस सी में। यानी दैट इज वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू एंड मोर प्रोडक्ट। जब कोई एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है। तो वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू एंड मोर देन प्रोडक्ट, टू एंड मोर प्रोडक्ट्स। तो एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डिसोसिएशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इसको ब्रेक होने के लिए क्या क्या चाहिए, टू ब्रेक रिएक्टेंट्स, किसी चीज को तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, या तो उसके लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, यानी हीट देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, या फिर इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा, तभी टूटेगा, या फिर सूर्य का प्रकाश देना पड़ेगा, लाइट हो सकती है, इसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, या फिर उससे हमें विद्युत धारा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, विद्युत धारा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। ये सारी चीज देंगे जब जाकर के चीज क्या होगी, ब्रेक होगी, या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी रिएक्टेंट है वो टूटेगा, याद रखना। और इसमें एनर्जी दी जा रही है, इसीलिए इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये एनर्जी, ये सारी चीजें इसमें दी जाती हैं, इसीलिए इन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, या इनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आपको किसी को तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वो कैसी अभिक्रिया हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। कैसी हुई, याद रखना, एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक हमने पढ़ लिया। अब हम साथ में अपघटन, और अपघटन अभिक्रिया कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती हैं। यानी अपघटन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अपघटन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं बताओ, अपघटन अभिक्रियाएं सारी कैसी होंगी, एंडोथर्मिक होंगी। कैसी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए बात करें, ताप के द्वारा अपघटन, या इसको बोलते हैं तापीय अपघटन। क्या बोलते हैं, तापीय अपघटन। इसको कहा जाता है थर्मल डीकंपोजिशन। क्या, तो थर्मल
डीकंपोजिशन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल में तापीय अपघटन थर्मल डीकंपोजिशन के नाम से जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लें इसका, थर्मल डीकंपोजिशन क्या होगा, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें, पहले भी एक अभिक्रिया चुकी है, मैंने लिखवाया था, औद्योगिक इकाइयों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके किया जाता है। कार्बन कंपाउंड्स में हम पढ़ चुके हैं, याद हो तो। ये गर्म करने का निशान होता है, यानी इसको हीट दी जा रही है और ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में दोस्तों क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, ये देख करके पूछ लेगा हमको बताओ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बने, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो सारे आपको रटने हैं, इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। तो ये तापीय अपघटन का उदाहरण हो गया। एक आता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। वैद्युत अपघटन का मतलब होता है विद्युत के द्वारा अपघटन होना। दूसरा एग्जाम्पल इसका 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है इसमें और ये टूट जाएगा 2H2 प्लस O2 के अंदर टूट जाएगा, तो 2H2 प्लस O2, तो ये कैसा हो गया, वैद्युत अपघटन हो गया। तीसरा एक आता है ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन, प्रकाशीय अपघटन। शायद यही प्रश्न आया था अब की बार, प्रकाशीय अपघटन, ऑप्टिकल या इसको लाइट डिकम्पोजिशन कहते हैं। मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाशीय अपघटन, ऑप्टिकल या लाइट डिकम्पोजिशन। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे हम बात करें तीसरा एग्जांपल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये क्या है, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पर हमने क्या दिया, सनलाइट दिया, क्या दिया, सनलाइट दिया, याद रखना। और ये टूट गया साहब H2 और Br2, किस में टूट गया ये, H2 और Br2। तो ये क्या है दोस्तों, प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल अगला, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में आता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है ये, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ये बी है, ये बी। सिल्वर ब्रोमाइड को हम जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, तो ये टूटता है 2Ag प्लस Br2। किसमें टूटेगा, 2Ag प्लस Br2। और इस रिएक्शन का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, याद रखना, श्वेत श्याम फोटो बनाने में किसका यूज होता है, इस सिल्वर ब्रोमाइड अभिक्रिया का उदाहरण काम में लाया जाता है। अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल आता है इसका, पांचवा एग्जाम्पल आता है, पांचवा एग्जाम्पल आता है इसका, सिल्वर क्लोराइड को गर्म करो, 2AgCl। इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर मिलता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा Cl2 के अंदर ये टूट जाता है। ये भी कैसी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। आप देख रहे हो सभी एग्जाम्पल में यहाँ केवल हमने एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट लिया है, टूट करके क्या बना रहा है, 2 या 2 से अधिक, इसलिए इसको क्या बोलेंगे बताओ, अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है, याद रखना। ये सभी एग्जाम्पल आपको रटने हैं,
2Pb होल ट्वाइस। ये दोस्तों लेड नाइट्रेट होता है। क्या होता है ये? लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को यदि हम गर्म करें, लेड नाइट्रेट को यदि हम गर्म करें यानी इसको हम हीट दें, तो इसलिए तो एंडोथर्मिक बोलेंगे इसको। एक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो एक तो इसमें लेड मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? लेड मोनोऑक्साइड, इसको लिथार्ज कहते हैं। वाहनों की बैटरियों में यूज में आता है ये। एक इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ में दोस्तों और क्या निकलती है यहाँ पर? तो ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन। और अभी एक लेटेस्ट एग्जाम था दूसरा, उसमें प्रश्न आया था, वैसे अभिक्रिया दी हुई थी, पूछा था बताओ यहाँ पर कौन से रंग का धुआं उत्सर्जित होता है? तो ब्राउन स्मोक, एक काले रंग का धुआं यहाँ पर उत्सर्जित होता है। आप भी याद रखना, काले रंग के धुआं या हल्का ब्राउन धुआं का उत्सर्जन होता है। इमिशन ऑफ ब्लैक ब्राउन कलर स्मोक। काले भूरे रंग का धुआं जो होता है यहाँ पर, भूरे रंग का, काला भूरा कह सकते हैं अपन इसको, काला भूरा, मेन भूरा है अपना, काले भूरे रंग का धुएं का उत्सर्जन होता है। ये भी अभिक्रिया एक अपघटन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। एक एग्जाम्पल और याद रख लेना, 2FeSO4, ये है दोस्तों फेरस सल्फेट। क्या है ये? फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं दोस्तों, तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा। Fe2O3 को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक ऑक्साइड। साथ में दोस्तों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण भी होता है। डाइऑक्साइड भी बनती है और इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होना। तो एक प्रोडक्ट, एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा हमारा कौन सा हो गया बताओ? अपघटन अभिक्रिया हो गई। कौन सी हो गई? अपघटन अभिक्रिया। अगले हम चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया की ओर। तीसरा पार्ट हो गया हमारा। चौथा पार्ट आता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बताओ? विस्थापन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया।
हाँ जी, अब अपन बात करते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सबसे पहले फॉर्मेट याद रखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट क्या हुआ। देखो इसमें कुछ इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, ए प्लस बी सी इजकल टू ए सी प्लस बी। इस फॉर्मेट में रिएक्शन मिलेगी, ए प्लस बी सी इजकल टू ए सी प्लस बी। ये इसके ऊपर है, ये प्लस, दूसरा जो होना चाहिए था वो माइनस होना चाहिए था। यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, इसका प्लस इसके माइनस साथ जुड़ेगा, इसका प्लस इसके माइनस साथ। अब माइनस है ही नहीं तो फिर अपन ने अलग से क्या रख दिया, बी रख दिया। ठीक है, तो एक अभिक्रिया में इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ेगा, यानी ए प्लस बी सी इजकल टू ए सी प्लस बी। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं क्या है कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके साथ से विस्थापित कर दे, उसके साथ से विस्थापित कर दे, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी इन दिस रिएक्शन वन रिएक्टेंट डिस्प्लेस्ड अदर रिएक्टेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई भी एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके विलयन से विस्थापित कर दे तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके विलयन से विस्थापित कर दे तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इन दिस रिएक्शन, पहले इसको लिख लेते हैं अपन इंग्लिश में, इन दिस रिएक्शन वन रिएक्टेंट डिस्प्लेस्ड, वन रिएक्टेंट डिस्प्लेस्ड, वन रिएक्टेंट डिस्प्लेस्ड अदर रिएक्टेंट, other reactant from its solution, from its solution, it is called displacement reaction. It is called displacement reaction. यहाँ से भी एक बार आपके 2013 वाली भर्ती में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। पहला ही जो मैं बता रहा हूं यही क्वेश्चन पूछा गया है। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, Fe प्लस CuSO4। प्रश्न आया था जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील का रंग कैसा हो जाता है और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है। यहां पर सबसे पहले तो आप देखो, यहां पर ये प्लस लिखा हुआ है, दूसरा इसका माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस होगा, इसका प्लस इसके माइनस 7, इसका प्लस इसके माइनस 7, क्या बनेगा बताओ, FeSO4 प्लस Cu के साथ तो कोई जुड़ने के लिए है ही नहीं तो बेचारा अकेला रह गया, यानी इसको विस्थापित कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां फेरस ने कॉपर को उसके विलयन से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। यहां फेरस ने कॉपर को क्या किया है, विस्थापित किया है, डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस्ड किया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बताओ, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहां पर एक लैंग्वेज के रूप में प्रश्न आया था कि जब लोहे की कील, कोई भी आयरन पार्टिकल्स हो सकता है, आयरन नेल बोल सकते हैं,
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है, ये तो था क्वेश्चन, और ऑप्शन में ये थे जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। याद रखना, लोहे की कील का रंग कैसा हो जाता है? भूरा, यानी आयरन नेल बिकम्स ब्राउन। आयरन नेल बिकम्स ब्राउन, लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो गंदा पड़ जाता है, तथा कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो कैसा हो जाता है? गंदा पड़ जाता है, यानी डर्टी हो जाता है। एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर बिकम्स डर्टी। ब्लू कलर ऑफ कॉपर या CuSO4 बिकम्स डर्टी। कॉपर सल्फेट का नीला रंग कैसा पड़ जाता है? गंदा पड़ जाता है। ये क्वेश्चन आपके आ चुका है एग्जाम में, ये ऑप्शन में थे, वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन था। कुछ अदर एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक ये भी कई बार आ जाता है, Zn प्लस CuSO4, तो आप जान चुके हो, इसका प्लस इसके माइनस के साथ ये प्लस माइनस रख दो, इसका प्लस माइनस क्या लिख देंगे? ZnSO4 प्लस Cu, क्या बनेगा बताओ? ये इसको बोलते हैं सर जिंक सल्फेट, और ये तांबे को इसने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। कॉपर को इसने क्या कर दिया है दोस्तों? विस्थापित कर दिया है। अगला एग्जाम्पल आता है, ये तो इसका पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, Pb प्लस CuCl2, ये प्लस ये माइनस, क्या बन जाएगा? PbCl2 प्लस Cu। इसको बोलते हैं लेड क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? लेड क्लोराइड कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अपन बात करें, तीसरा एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4, क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2, यानी Zn ने H2 को सल्फ्यूरिक एसिड के विलयन से अलग हटा दिया। इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? जिंक सल्फेट। और ये कौन सी गैस निकल गई साहब यहाँ पर? हाइड्रोजन। ये सारे अभिक्रिया के उदाहरण हैं, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। किसके हैं दोस्तों? ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके विलयन से डिस्प्लेस कर दे, विस्थापित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों वाइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और उसमें क्या होगा? उसमें इसका प्लस इसके माइनस साथ जुड़ गया, इसका प्लस इसके माइनस साथ जुड़ेगा, यानी इसमें अभी तो एक ही विस्थापित कर रहा है, और द्विविस्थापन में क्या होगा? दोनों में, तो मेरे वाले के साथ, मैं तेरे वाले के साथ, यानी Zn तो जुड़ेगा SO4 के साथ, और ये Cu इसके वाले के साथ जुड़ेगा। यानी इसका जो फ्रेंड है वो दोनों बैठे, ये दोनों फ्रेंड बैठे, इन्होंने आपस में अदला बदली कर ली, तो इसका प्लस उसके माइनस, उसका प्लस इसका माइनस। इसका मतलब दोनों कारकों के मध्य में जब तत्वों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों का आदान प्रदान होता है, तो उसको क्या कहते हैं? वाइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अगला जो हमारा आता है दोस्तों 5वें नंबर पर, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं वाइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वाइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वाइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी दोस्तों? द्विविस्थापन का पहले तो फॉर्मेट जान लो। फॉर्मेट है AB प्लस CD, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। क्या होगा? A D के साथ जुड़ेगा, B C के साथ, C B के साथ जुड़ेगा।
इसका इसके वाले के साथ, इसका इस वाले के साथ, मामला सेट हो गया। लिख दीजिए AD प्लस CB, पहले प्लस वाला आएगा भैया, पहले प्लस वाला आएगा याद रखना, तो AD प्लस CB, फिर क्या आएगा माइनस वाला, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। AD प्लस CB, द एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, यानी दो अभिकारकों के मध्य तत्वों का आदान प्रदान होता है। दो अभिकारकों के मध्य तत्वों का आदान प्रदान होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, दो अभिकारकों के मध्य में तत्वों का आदान प्रदान क्या कहलाता है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, AgNO3 प्लस KCl, इसका ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसको अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अमिट स्याही के रूप में दोस्तों वोटिंग के समय, ये मतदान वाली स्याही है, ये अमिट स्याही के रूप में, मतदान स्याही वोटिंग इंक के रूप में किसका यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ये परमानेंट इंक के रूप में इसका यूज होता है। ये है पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। बताओ क्या बनेगा, इसका प्लस इसके माइनस साथ क्या लिख सकता हूं मैं, AgCl प्लस इसका प्लस उसके माइनस के साथ क्या लिख सकता हूं, KNO3, यानी ये बन गया सिल्वर क्लोराइड। क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। और ये क्या है, ये बन गया साहब पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन गया, ये पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब दो अभिकारकों के मध्य तत्वों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 2, अगला उदाहरण कौन सा है, PbNO3 लेड नाइट्रेट की क्रिया जब पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं, ये क्या है, ये है पोटेशियम आयोडाइड। क्या है ये, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है दोस्तों, ये है लेड नाइट्रेट। इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, अरे जोड़ दो, कुछ नहीं करना। PbI, PbI को बोलते हैं दोस्तों लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड। और K पहले प्लस वाला आ जाएगा, उसका माइनस आ जाएगा, इसका इस वाले के साथ, उसका इस वाले के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ रहा हूं ताकि सीधा आपको प्रश्न मिल जाए, कि मुझे पता है नॉन साइंस जो बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उनको ये क्वेश्चन करना बहुत ही टिपिकल काम होता है। तो मैं एकदम बहुत शानदार तरीके से आपके सामने हर एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ। ये है Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। इसकी क्रिया कराते हैं BaCl2, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, याद रखना। इसको बोलते हैं वेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, वेरियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड से कराई जाती है तो क्या बनेगा, अरे इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसके माइनस का जुड़ेगा तो याद रखना ये दो नमक के अणु बन जाते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ में Ba किसके साथ जुड़ेगा, SO4 के साथ, तो ये बन जाएगा दोस्तों वेरियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, वेरियम सल्फेट बन जाएगा। आई क्या बात समझ में। तो ये सारे दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं, यानी जब दो अभिकारकों के मध्य तत्वों का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वाइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
या इसे कहते हैं दोस्तों द्युविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? द्युविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, ये लगभग हमने 1.5 घंटे क्लास हमारी हो चुकी है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, तो एक चैप्टर स्टार्ट किया है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के अंदर जो हमने पढ़ा है दोस्तों वो क्या क्या पढ़ लिया है हमने इसमें। एक तो इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले भौतिक रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या होती है, अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इसके अलावा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वाई डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन तथा द्युविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, कुछ कोरिजन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और एक अपना जो बचा है कैटलिस्ट उत्प्रेरक, कैटलिस्ट किससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी पार्ट अपन पूरा करेंगे तो अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट था दोस्तों हमारा वो आज ही कंप्लीट हो चुका है, और फिर इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।